की जा सकती है। मरीजा की हालत काफी तशवीशनाक हार्ट अटैक? है, उनको हार्ट अटैक आया है। भी कैसी हैं वो ठीक तो है ना? उनसे बात। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, आप दुआ करें। हाँ, गर्म पानी से जलने की वजह से उनकी बॉडी काफी वो तो गर्म पानी से जली है ना? अब उनकी ट्रीटमेंट हमने फौरी स्टार्ट कर प्लीज डॉक्टर साहब उन्हें बचा दी है ताकि उनका ब्लड प्रेशर बहाल हो सके। जी हार्ट अटैक आया है। प्लीज बचा लें उन्हें, कुछ होने ना दीजिएगा। मुश्किल है, आसान नहीं, लेकिन मरीजा की मुझे अंदाजा है कि आप दोनों के लिए ये वक्त बहुत और दुआ ये सबसे बड़ी दवा होती है। जीत जाएंगे। अगले 24 घंटे वो बहुत मजबूत खातून है। इंशाल्लाह वो जंग का सिर्फ दवा नहीं होती, रिश्ता मोहब्बत, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पहुंच जाती है जहां दवा नहीं पहुंच पाती, लेकिन अक्सर दुआ वहां है। मैं ये वक्त फैसला कुन है। मीटिंग कितने बजे? क्लाइंट की मीटिंग है 2 बजे, लेकिन ये हर दफा डेडलाइन से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बताओ कि क्लाइंट से थकन तो होती है, लेकिन जब दिल भाभी का फोन मेरे नंबर लगा के काम करती हूँ ना, तो फिर थकन महसूस। इनसे पहले तुम काम कैसे कर लेते? थकती नहीं हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी महक भाभी, सब जल गई है। एकदम चीखने की आवाज है जब देखा। खैरियत है ना? ईमान अम्मी बहुत बुरी तरह। ये आप क्या कह रही हैं? अम्मी? हाँ अम्मी, वो आर्यन और शाबिर उनको हॉस्पिटल। उठाओ। अम्मी जमीन पे गिरी हुई थी। क्या? बहुत खराब है। हॉस्पिटल? क्या हो गया महक भाभी? ये सब कैसे हुआ? अब्बू किधर हैं? हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसकी हालत बहुत ऐसे शॉक में चले गए। आ जाओ। आप परेशान मत हो, आप खुद को संभाल। अब्बू तो घर पे है, बिल्कुल संभल नहीं रहे। ईमान मुझसे कुछ नहीं संभल रहा, प्लीज तुम जल्दी से। ईमान क्या हुआ है? अम्मी पूरी तरह जल गई है राहिम। क्या? अम्मी हॉस्पिटल में वो गर्म पानी गिरने की वजह से वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। मुझे इस वक्त घर जाना होगा। अब्बू मानिए और प्लीज अब्बू को संभाले। मैं फौरन घर पहुंच रही हूँ। क्या था, बस अब भी वही वक्त आ गया है। जैसे अल्लाह ने ईमान के लिए। देखो शहनाज, इस दफा भी हमने खुद पर कितना बोझ डाल लिया। कुछ दिया, इसी तरह कोई कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। हम मुस्कान के लिए भी सब कुछ करेंगे। सब कुछ करवा दिया ना हमने उसे सब। रफीक, मैं जानती हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत बढ़ गए हैं कुछ पुराने, और हमारे अखराजात भी बहुत। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बल्कि शादी भी बिल्कुल ईमान जैसी हो। देख लेना, हमारी मुस्कान के दोस्तों से कर्जा मांग रहा हूँ। मैं हूं ना आपके साथ। वाली इंशाल्लाह होगी, इज्जत वाली वक़्त। हॉस्पिटल गए सब लेके उनको। मैं घर जा रही हूँ, आप भी प्लीज। हाँ बेटा, मैं और शहनाज फौरन पहुंच रहे हैं। घर पहुंचे, सही है? नहीं है, फुप्पो बहुत बुरी तरीके से जल गई हैं। ईमान का फोन था, कह रही है अंबर आपा बुरी तरह। चलो या मेरे अल्लाह, जल्दी करो, हमें पहुंचना है। जल गई है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। चलो तुम भी पहुंचो। आ रही, मैं आ रही। ओके जी। कुछ ना हो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रहे ये लोग। अब्बू आप खुदा के लिए खुद को संभाल। या अल्लाह रहम। अंबर आप कैसे संभालू बेटा? ना अलमीर फोन उठा रहा है, ना शाबीर उठा रहा है, ना राब्ता करूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ लेकर गए अंबर? या फिर कोई इमरजेंसी होगी इसलिए फोन नहीं उठा। अब्बू शायद उनका फोन साइलेंट पे हो। रियान, मैं कैसे इस वक्त मुझे उसके पास होना चाहिए। मेरी अपनी उल्कर है ताकि मैं किसी तरह उसके पास पहुंचूं। कौन से हालात देखो किस तरह लापरवाही कर रही है। इस वक्त मुझे फोन तो बेटा अंबर जली है, बुरी तरह जली है। प्लीज आप तो खुद को संभालें। मैं अपने ये देखो, मैं मुसलसल फोन कर रहा हूँ। फोन से नंबर ट्राई करती हूँ उनका। ये देखो, हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आपा कैसी है? वो किस हाल में, कहाँ है? कुछ तो बताए। वो ठीक तो है ना? अच्छा भाई, ये सब कैसे हुआ? अंबर, मैं भाग कर पहुंचा, वो जमीन पर पड़ी हुई थी, तो वो कुछ समझ में नहीं आया। लगे कि आपकी हालत बिगड़ जाएगी, बावजूद मुझे साथ लेकर नहीं गए। उसे सब उठाकर हॉस्पिटल ले गए। कह रहे ऐसे भी तो बिगड़ ही रही, अंबर के साथ होना चाहिए था। बेबस मैं यहां बैठा हूं और देखो मैं कितना, मुझे इस तकलीफ के मौके पर। मेरी आपा बहुत हिम्मत, न जाने उन पे क्या गुजर रही होगी। वाली बहुत हौसले वाली,
या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? नहीं आ रहा मेरी। कल ही तो आपस कितनी खुश थी वो, फोन पे बात हुई थी मुस्कान की शादी को लेकर। मेरी तो खुद कुछ समझ में, या मेरे अल्लाह सब खैर करना। को फोन करो रफीक। परवरदिगार, और आज ये दिन वो तुम्हारा फोन उठाएगा। यार मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ यार, यकीनन तुम्हें बताएगा कि वो कौन से हॉस्पिटल में। मेरा तो फोन नहीं उठा रहा, लेकिन मैं कॉल करता हूँ। परेशान। प्लीज जी जी आसिफ भाई, मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ ले जाओ यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खुशी रिव्यू। नाजरीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो नाजरीन बात करेंगे आज हम ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की आने वाली एपिसोड की, जिसमें आप देखेंगे कि मुस्कान के अम्मी अबू नाश्ता कर रहे होते हैं और मुस्कान के अब्बू अपनी मिसेस से कहते हैं शनाज, कल राहिम के अब्बू कह रहे थे कि मुस्कान और राहिम की शादी भी हमें अब जल्द कर देनी चाहिए। वो कह रहे थे कि जल्दी की तारीख रख देते हैं। ईमान की अम्मी कहती हैं इतने जल्दी? तो ईमान के अब्बू कहते हैं कि हाँ। राहिम के अब्बू कह रहे थे कि अब अगर मंगनी हो गई है तो देर कैसी। तो मुस्कान की अम्मी कहती हैं कि नहीं, इतने जल्दी हम नहीं कर सकते, ये कैसे होगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये सब आसान नहीं है, हम उनसे कुछ टाइम लेंगे, अगर ज़्यादा नहीं तो हमें साल तक का वक्त तो लाजमी दें, हमारे 100 अरमान हैं, 100 ख्वाहिशात हैं। मैं चाहती हूँ कि मुस्कान की शादी भी हम धूमधाम से करें जैसा कि ईमान की थी। तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, मैं बात करूँगा, शायद से हो सकता है वो मान जाए। और मुस्कान की अम्मी कुछ डरते हुए कहती हैं कि अगर ना माने तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं कि कुछ नहीं, फिर मैं कुछ कर्ज़ा ले लूँगा। तो ईमान की अम्मी कहती है कि हाँ जो भी हो, लेकिन देख लें कि मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करनी है, मेरे 100 ख्वाब हैं, 100 ख्वाहिशात हैं, मेरी मुस्कान का अल्लाह नसीब अच्छा करे। और रफ़ीक साहब मैं तो अभी आपको बताऊं, अभी तो मैंने जहेज़ की काफ़ी सारी चीज़ें नहीं ली, जेवर, कपड़े, जूते, बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं। तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं हाँ परेशान ना हो, इंशाल्लाह खैर होगी और अल्लाह करेगा कि अल्लाह ताला की ज़ात सबब करने वाली है, मैं अपने दोस्तों से कुछ उधार ले लूँगा। मुस्कान की अम्मी कहती है हाँ चलें ठीक है। लोग ये बातें कब समझते हैं, वो तो कहते हैं कि बस शादी का नाम सिर्फ तारीख़ फ़िक्स कर देना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ बाप के दिल में कितने अरमान होते हैं ये कोई नहीं समझता। मुस्कान के अब्बू इस बात पे कहते हैं कि हाँ लोग आते हैं, देखते हैं और गौर करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि फ़लाँ की बेटी बड़ी की शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई, बड़ी मोतबराना तरीके से की गई फ़लाँ ने अपनी बेटी की शादी। तो ऐसी सारी बातें लोग कर रहे होते हैं। खैर मुस्कान की अम्मी और अब्बू दोनों परेशान होते हैं और मुस्कान के अब्बू कहते हैं कि जो भी हुआ मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से करूँगा, और यह है कि ये एक दिन की बात है, लेकिन आगे पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है बेटी के ससुराल में उसकी इज़्ज़त का और उसके मान सम्मान का। इसलिए चाहे जितना भी मुझे कर्ज़ लेना पड़ा मैं कर्ज़ ले लूँगा, अगर ख़ुद से मैनेज ना हुआ, पैसों का बंदोबस्त ना हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी इतने अच्छे तरीके से करूँगा कि मेरी बेटी का एक नाम होगा और सब यही कहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से शादी की। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि मुस्कान की अम्मी मुस्कान के अब्बू से कहती है कि चलें आप परेशान ना हों, मैं हूँ ना आपके साथ, हालात जैसे भी हों हम इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेटी की शादी करेंगे, और आप परेशान ना हों, नाश्ता करें, अपने ऑफ़िस भी जाना है, लेट हो जाएंगे। नाज़रीन दूसरी तरफ फिर आप देखते हैं कि फ़बीहा के अम्मी अबू बैठे होते हैं कि फ़बीहा की अम्मी जिनका कैंसर अब लास्ट स्टेज पे है, वो अपने शोहर से पूछती है कि इमरान बताएं आपकी मीटिंग कैसी रही। तो इमरान साहब उनको बताते हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी रही और ये भी प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। तो वो कहती है, फ़बीहा की अम्मी कहती हैं कि हाँ आप मेहनत इतनी ज़्यादा करते हैं, लगन से काम करते हैं और आपने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, आप थके इसके लिए, यहाँ ये आपका ख्वाब था, इस मकाम तक पहुँचने के लिए आपने जितनी मेहनत की तो ये आपको मिलना ही था। जिस पे फ़बीहा के अब्बू कहते हैं कि मेरी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मुझे ज़ोर दे के भेजना, इस बात पे तुम्हारे साथ और तुम्हारा ताकत है। मेरा इस प्रोजेक्ट ये जो मुझे मिला है इसकी मेन वजह तुम्हारा मेरे साथ होना है। और मज़ीद फ़बीहा की अम्मी को बताते हैं कि क्लाइंट इस प्रोजेक्ट से बहुत मुतमईन है। तो फ़बीहा की अम्मी कहते हैं ये सब आपकी मेहनत है। तो वो कहते हैं हाँ और बात सुनो कि मैंने कल शाम के अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर के पास, हमें 4 बजे जाना है।
फबीहा की अम्मी फबीहा के अब्बू से कहती हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दवाइयाँ ले आएँ। तो फबीहा के अब्बू कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हर बार चेकअप ज़रूरी होता है, हर बार रिपोर्ट्स देख के दवाई नहीं आ जाती। डॉक्टर बाज़ार आपको चेक करेगी, आपका साथ जाना ज़रूरी है, डॉक्टर आपकी कैफियत देखना चाहती हैं, उसके बाद ही कुछ दवाई देंगी। तो फबीहा की अम्मी कहती हैं कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ बेईमानी हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचने वाला, जैसे वक्त हाथों से निकल रहा है और ये सब बेकार है, फजूल है। तो फबीहा के अब्बू कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ बेईमानी और बेकार फजूल होगा, लेकिन मेरे लिए इस वक्त एक एक लम्हा बहुत कीमती है। फबीहा की अम्मी डॉक्टर के पास जाने पे कुछ परेशान हो जाती हैं, जैसे वो हिम्मत नहीं कर पा रही होती, लेकिन फबीहा के अब्बू उनकी हिम्मत बंधा रहे हैं और कहते हैं कि ये सब बहुत ज़रूरी है। और वो मज़ीद अपनी मिसेस से कहते हैं कि कैंसर सिर्फ जिस्म पे नहीं, दिल पे भी कब्ज़ा कर लेता है और दिल के अंदर चला जाता है, और मेरे लिए ये लम्हा, हर लम्हा इस वक्त का बहुत ज़रूरी है और मैं कैंसर को तुम्हारे दिल में घर करने नहीं दूँगा। ये बात फबीहा के अब्बू फबीहा की अम्मी से कर रहे होते हैं कि फ़बीहा की अम्मी कहती हैं कि अगर मैं लड़ते लड़ते थक गई तो फबीहा के अब्बू कहते हैं कि अगर तुम लड़ते लड़ते थक गई और तुम्हारे कदम लड़खड़ाए तो मेरा साथ, मेरी हिम्मत तुम्हें सहारा देंगे। और फिर मज़ीद फ़बीहा की अम्मी से कहते हैं कि बस तस्लीम तुम मेरे साथ चलती रहो, बेशक आस्ता ही क्यों ना। तो फ़बीहा की अम्मी फ़बीहा के अब्बू की ये बात सुन के जैसे आंखें बंद कर लेती हैं और बेड के साथ टेक लगा लेती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखते हैं कि आसिफ साहब बाहर आते हैं और अपनी बेगम से कहते हैं, जो बेंच पे बैठी होती हैं उनसे कहते हैं कि भाई आज नाश्ता मिलेगा या नहीं, नाश्ता देने का इरादा है या नहीं। तो अंबर साहिबा बेंच से उठते हुए कहती हैं कि आप खुद ही लेट जागे हैं, वरना मैं तो कब से जागी हुई हूँ और नाश्ता तो अभी ऐसे बन जाएगा। तो आसिफ साहब चुटकी बजाते हुए कहते हैं कि भाई नाश्ता तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन क्या जो शॉप पे खाना लेके जाना है वो कैसे बनेगा। तो जिस पे अंबर साहबा कहती हैं कि नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो भी मैंने सुबह से रखा हुआ है। और वो जब ये बातें कर रहे होते हैं और जब आसिफ साहब आते हैं तो अंबर अपनी आंखें साफ़ करती है, इसका मतलब है वो पहले रो रही होती हैं बैठी, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो किचन में जाने लगती हैं। तो आसिफ साहब उनको कहते हैं कि एक मिनट रुको। वो अब अंबर की तरफ देखते हैं और अंबर कहती हैं जी। तो वो कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है। जिस पे अंबर बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस कंधे में हल्का सा दर्द है। और आसिफ साहब यूँ हैरानी से और परेशानी से कुछ देखते हैं। तो अंबर कहती हैं कि चले छोड़ें, ये होता ही रहेगा। और अंबर चली जाती हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए आसिफ साहब के लिए, और आसिफ साहब बैठे अखबार पढ़ने लगते हैं। और अंबर उनको तसल्ली देती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, खाना भी सुबह से रखा हुआ है और वो पक जाएगा। और ऐसा कहते हुए अंबर जब किचन में चली जाती हैं, नाज़रीन उसके बाद आप देखते हैं कि फ़बीहा अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाती है और अब्बू और अम्मी को सलाम करती है। और फ़बीहा के सलाम के बाद फ़बीहा की अम्मी पूछती हैं कि क्या हुआ, अलमीर नहीं आया आगे। तो फ़बीहा बताती है कि नहीं, उन्हें शॉप पे जल्दी जाना था, तो वह इंशाल्लाह वापसी पे आपसे मिलते हुए जाएंगे। फ़बीहा की अम्मी कहती हैं अच्छा चलो तुम बैठ जाओ। और फ़बीहा कहती हैं अम्मी बताएं, आप मामा बताएं आपकी कैसी तबीयत है। फ़बीहा की अम्मी उसको बताती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें पता है आज मैंने ब्रेकफास्ट भी तुम्हारे डैड के साथ किया। जिस पे फ़बीहा खुश हो जाती है और कहती है ये बहुत अच्छी बात है। और फिर फ़बीहा अपनी अम्मी को बताती है अंबर के मैसेज का और कहती है कि मामा आंटी आपके लिए बहुत परेशान है, वो दिल से बेचैन है और वो आपको बहुत पूछ रही थी और कह रही थी कि वो आना चाहती हैं, लेकिन आपको पता ना घरेलू उलझने कुछ। तो फ़बीहा की अम्मी कहती हैं हाँ ठीक कहती हो। और फ़बीहा कहती है कि अभी मामा आपका आंटी अंबर के बारे में बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा पूछ रही थी आपकी खैरियत और आपके लिए बहुत दुआएं भी कर रही थी। जिस पे फ़बीहा की मम्मा उसे कहती हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी ख़ातून है अंबर, सब्र वाली, हिम्मत वाली, मज़बूत ख़ातून है, कभी किसी काम से घबराई नहीं है, बहुत एनर्जेटिक लेडी हैं। और फ़बीहा की अम्मी जो हैं वो अंबर की तारीफ़ें कर रही होती हैं। तो फ़बीहा कहती हैं हाँ अम्मी ये बात तो है कि अम्मी बहुत हिम्मत वाली हैं, वो घबराने वालों में से नहीं है। तो सबको जोड़ के इकट्ठा रखा हुआ है। और फ़बीहा के अब्बू कहते हैं कि चलें तुम लोग बैठ के बातें करो तो मैं ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ। और उसके बाद फ़बीहा अपनी अम्मी के पास बैठती है और अपनी अम्मी से पूछती है कि मम्मा बताएं आपको कौन सा सूप पीना है। जिस पे उसकी अम्मी उसे बताती हैं कि फ़बीहा बेटा मैंने अभी बहुत हैवी नाश्ता किया। और नाज़रीन फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अंबर
किचन में काम कर रही होती हैं और एक दो दफ़ा वो अपने कंधे को दबाती हैं। वो अंडे फ्राई कर रही हैं और साथ अपने कंधे को भी दबा रही हैं और उनके चेहरे पे तासुरात तकलीफ़ के वाज़ह नज़र आ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद अंबर चूल्हे से पानी का देचका उतारने लगती हैं, ढक्कन हटाती हैं और जब देचका पकड़ती हैं तो वो बहुत हिम्मत करके जैसे अपनी तबीयत को, अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करके वो आसिफ साहब को आवाज़ देने की कोशिश करती हैं, जिस पे पतीला उनके हाथ से छूट जाता है और वो किचन में घिर के बेहोश हो जाती हैं। पतीला घिरने की आवाज़ से आसिफ साहब जो बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं वो और ऊपर शावीर जो अपने कमरे में होता है, दोनों भागे भागे आते हैं और दोनों का आमना सामना होता है आसिफ साहब और शावीर का। तो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि ये आवाज़ कैसी थी। तो आसिफ साहब शावीर से एकदम से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ किधर है, और फिर दोनों किचन की तरफ भागते हैं। जब वो दोनों बाप बेटा किचन की तरफ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ अंबर गर्म पानी में बेहोश पड़ी होती हैं और साथ ही गर्म पानी गिरा होता है, पतीला साथ पड़ा होता है। नाजरीन, उसके बाद आप देखते हैं कि फिर आयान और शावीर अंबर को लेके हॉस्पिटल आ रहे होते हैं और उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। और उसके बाद आयान और शावीर दोनों बहुत परेशान होते हैं और आयान शावीर से पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। तो शावीर आयान को बताता है कि अम्मी किचन में थी, बिल्कुल अकेली थी, उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, तो पता नहीं कैसे बस गर्म पानी का पतीला गिर गया। तो आयान जो बहुत परेशान होता है और कहता है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना। तो शावीर आयान की हिम्मत बनाते हुए और उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि भाई आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, अम्मी भी ठीक हो जाएंगी। जिस पे आयान कहता है कि अम्मी हमेशा हमारे लिए लड़ी हैं, वो आज भी लड़ जाएंगी ना। तो शावीर कहता है हाँ, अम्मी ने हमेशा ख़ुद को आगे रखा है, सबसे आगे रखा है और आज भी अम्मी इस हालत से लड़ जाएंगी। वो दोनों भाई ये बातें कर रहे होते हैं कि शावीर कहता है कि उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। वो दोनों भाई एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आसिफ साहब जो घर में बहुत बुरी तरह परेशान है, उनकी हालत भी बहुत ख़राब है और महक उनके पास बैठी होती है, उनको पानी पीने का कह रही होती है कि अब्बू प्लीज़ एक गिलास पानी पी लें। तो आसिफ साहब मुसलसल कह रहे होते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बताओ अंबर कहाँ है, अंबर की तबीयत कैसी है, मुझे कुछ क्यों बता क्यों नहीं रहा। आसिफ साहब मुसलसल रो रहे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं, जिस पे महक कहती है कि अब्बू प्लीज़ अगर आप पानी नहीं पिएंगे या आप ऐसे अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे तो अम्मी को और बाकी सबको तसल्ली कौन देगा, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो क्या होगा। तो आसिफ साहब अंबर से कहते हैं कि मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं बिल्कुल अंबर के बग़ैर एक मिनट नहीं रह सकता बेटा, तुम्हारी अम्मी के बग़ैर मैं बिल्कुल कैसे जीऊँगा, मैं नहीं जी सकता। तो महक उनसे कहती है कि अब्बू अम्मी की भी तो फिर सेम यही हालत होगी ना, अगर अब आपको कुछ हो गया तो अम्मी कैसे जी सकेंगी, आप उनके लिए हिम्मत करें और प्लीज़ पानी थोड़ा सा पी लें। जिस पे आसिफ साहब कहते हैं कि शावीर और आयान उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, वो अंबर को कहाँ लेके गए हैं, मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए, तुम फ़ोन करो ना उनको, मैं मुसलसल फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे को कॉल नहीं उठा रहा। अंबर की तबीयत कैसी होगी, मुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए था, मुझे उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना चाहिए था कि मैं हूँ तुम्हारे पास, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, मेरे बच्चे मैं इतना बेबस हूँ कि मेरे बच्चे मुझे घर छोड़ गए, साथ लेके नहीं गए, खुदा का वास्ता है मुझे किसी तरह मेरी अंबर के पास ले जाओ। आसिफ साहब मुसलसल रो रहे होते हैं कि और बार बार अपने बेटे आर्यान और शावीर को कॉल करते हैं, जिनमें से दोनों उनकी कॉल कोई नहीं उठाता। और आसिफ साहब महक से कहते हैं कि बेटा तुम कॉल करो, मेरी कॉल वो लोग क्यों नहीं उठा रहे, मुझे क्यों नहीं बता रहे कि वो अंबर को कौन से हॉस्पिटल लेके गए हैं ताकि मैं भी उनके पास चला जाऊं। आसिफ साहब बहुत बेचैन होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं। तो महक कहती जी अबू आप तसल्ली रखें, मैं जाती हूँ, मैं आर्यान को ख़ुद कॉल करती हूँ, मेरी कॉल आर्यान उठा लेगा तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी आप ख़ुद को संभालें। अंबर भी काफ़ी रो रही होती हैं। और नाजरीन, इसके बाद फिर आप देखते हैं कि मानूर खड़ी चाय पी रही होती है और उसकी अम्मी मानूर के पास आती है और पूछती है कि मानूर कैसा दिन आया, ये सब क्या हुआ सुबह सुबह, मैं तो सो रही थी। तो मानूर अपनी अम्मी को बताती है कि अंबर आंटी बहुत बुरी तरीके से जल गई हैं गर्म पानी से, शावीर उनको हॉस्पिटल लेके गया और उनकी पूरी बॉडी जल गई है, हालत ठीक नहीं है। जिस पे मानूर की अम्मी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा हुआ ये मर जाए, अल्लाह करे ये मर जाए। वो 2-3 दफ़ा ऐसे कहती है जिस पे मानूर को गुस्सा आ रहा होता है और मानूर कहती है कि अम्मी प्लीज़ खुदा के लिए चुप कर जाओ, अगर आंटी को कुछ हो गया तो शावीर
بدل جائے گا اور وہ اپنی امی سے بہت محبت کرتا ہے، شاویر پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ تو اس کی امی کہتی ہیں چھوڑو پر دفع کرو، ہمارا کیا نفع نقصان، ویسے ہی بہت بری تھی، ہمارے اوپر ہر وقت حکم چلاتی تھی، ہر بات میں نقص نکالتی تھی اور کیسے تمہیں اپنے مرضی کے مطابق چلاتی تھی، تمہیں تو کچھ کرنے نہیں دیتی تھی۔ یہ ساری باتیں مانور کی ماں کر رہی ہوتی ہے اور مانور کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور مانور کہتی ہے امی خدا کے لیے چپ کر جاؤ، اگر آنٹی کو کچھ ہو گیا تو شاویر ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کی امی کہتی ہیں کہ اچھا تم اچھا ہے نا وہ مر جائے اور ہمیں ان لوگوں کو لوٹنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو مانور کہتی ہے امی خدا کے لیے چپ کر جاؤ، آنٹی کی حالت ٹھیک نہیں اور شاویر بہت رو رہا تھا۔ تو وہ مانور کی امی کہتی ہے کہ مرد تب روتا ہے جب اس کے ہاتھوں سے کنٹرول نکل جاتا ہے، تو مانور تم نہ گھبراؤ، تم بالکل ریلیکس رہو، ہمارا کیا نفع نقصان ہے اس میں، اچھا ہوا، میں تو پھر بھی کہوں گی کہ اللہ کرے وہ مر جائے۔ مانور کی ماں بار بار امبر کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہے جس پہ مانور کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنی ماں کو ٹوکتی بھی ہے۔ تو اس کا ٹوکنا اس کی ماں کو برا لگتا ہے لیکن وہ پھر بھی اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اس کے اندر بالکل یہ انسانیت جیسے ختم ہو چکی ہے۔ اور اس کی ماں کہتی ہے، مزید کہتی ہے کہ مانور سوچو اب یہ سب کچھ اس پہ ہماری حکمرانی ہوگی، یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ تو مانور کہتی ہے امی خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ تو مانور کی امی کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان تلوار سے مر جائے، بس کچھ لوگ ایسے ہی گر جاتے ہیں۔ تو مانور کہتی ہے کہ امی گھرے ہوئے کو سہارا دینا یہ بھی انسانیت کا تقاضا ہے، تم کیسی عورت ہو۔ مانور کی امی کہتی ہے آہا تم اس عورت کے لیے مجھ سے بحث کرو گی جس نے آج دن تک تمہیں اپنی بہو تسلیم نہیں کیا۔ مانور کہتی ہے کہ امی ہاں بے شک آنٹی نے آج دن تک مجھے اپنی بہو تسلیم نہیں کیا، لیکن ان کا بیٹا میری پوری کل کائنات ہے، میرا شوہر اگر آنٹی کو کچھ ہو گیا تو میرا شوہر ٹوٹ جائے گا اور میں اپنے شوہر کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مانور یہ باتیں سختی سے کرتی ہے اپنی ماں سے اور اس کی ماں منہ چڑھا کے کہتی ہے چل دفع کر چھوڑ، لیکن میں تو پھر بھی یہی کہوں گی کہ اللہ کرے امبر مر جائے۔ اس کی ماں اسی طرح بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں اور مانور کو یہ سب باتیں بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر امبر کا ٹریٹمنٹ شروع کر کے باہر نکلتی ہے تو آریان اور شاویر دونوں ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ہماری امی کیسی ہیں، تو ڈاکٹر نے بتاتی ہے کہ ہاں جی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا کریں، اور ان کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہو۔ تو آریان حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے ہارٹ اٹیک، اور ڈاکٹر کہتی ہے کہ جی ہارٹ اٹیک، اور شاویر کہتا ہے لیکن وہ تو گرم پانی سے جلی ہیں نا۔ تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہاں وہ گرم پانی سے ان کی باڈی بہت زیادہ جل گئی ہے جس وجہ سے ان کا بی پی ٹھیک نہیں، اور ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا کہ ان کا بی پی بحال ہو سکے، اور آپ لوگ دعا کریں تو خیر ہوگی۔ تو آریان کہتا ہے ڈاکٹر سے کہ پلیز آپ ایسا کریں میری امی کو بچا لیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں، تو آپ بس دعا کریں، جہاں کبھی کبھی دوا نہیں پہنچ پاتی وہاں دعا پہنچ جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت آپ دونوں بھائی بہت پریشان ہیں، یہ آپ کے لیے بہت مشکل گھڑی ہے، لیکن آپ اس میں ہمت نہ ہاریں، اپنی والدہ کے لیے دعا کریں، وہ بہت باہمت لیڈی ہیں، بہت ہمت والی خاتون ہیں، تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ بس دعا کریں، جہاں کبھی دوا کام نہیں جاتی، دوا نہیں پہنچ پاتی تو وہاں دعا پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر ان دونوں بھائیوں کو تسلی دے کے واپس چلی جاتی ہے، اور شاویر بہت پریشان ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے، اور شاویر آریان سے کہتا ہے کہ امی تو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹے اپنی ماں کی دعا سے جیتے ہیں، بھائی اگر امی کو کچھ ہو گیا تو ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ تو آریان پھر اس بات پہ دونوں بھائی روتے ہیں، اور آریان شاویر کو تسلی دیتا ہے کہ تم ہمت نہ ہارو، بس امی کے لیے دعا کرو۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان آفس میں بیٹھی ہوتی ہے اور راہم اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اور راہم سے پوچھتی ہے ایمان کی میٹنگ کتنے بجے ہے، تو وہ کہتا ہے 2 بجے، اور پھر راہم کہتا ہے ایمان مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تم ہر وقت ڈیڈ لائن سے پہلے کام کیسے مکمل کر لیتی ہو، کیا تم تھکتی نہیں ہو؟ تو ایمان راہم کو بتاتی ہے کہ ہاں میں تھک تو جاتی ہوں، لیکن جب میں لگن سے کام کرتی ہوں تو میں پھر اپنی تھکن بھول جاتی ہوں، جس پہ راہم ہنسنے لگتا ہے، اور اس دوران ایمان کا موبائل بجنے لگتا ہے، اور ایمان راہم کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ مہک بھابھی کی کال میرے نمبر پہ، تو راہم مہک کو کہتا ہے اٹھاؤ۔ جب ایمان کال اٹھاتی ہے تو دوسری طرف مہک روتے ہوئے ایمان کو بتاتی ہے کہ ایمان امی بہت برے طریقے سے جل گئی ہیں، وہ کچن میں تھیں اور شاویر اور آیان ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں تو کہ کون سے ہاسپٹل گئے ہیں۔ ایمان مہک بھابھی سے کہتی ہے کیا امی کیسے جل گئیں، ہوا کیا تھا؟ تو مہک ان کو بتاتی ہے کہ امی کچن میں تھیں اور گرم پانی گرنے سے بہت زیادہ جل گئی ہیں۔ تو ایمان بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا آپ تسلی کریں، اور ابو کہاں ہیں؟ تو مہک کہتی ہے ابو گھر میں ہیں، وہ دونوں بھائی ابو کو نہیں لے کے گئے کہ ابو کی وہاں طبیعت خراب نہ ہو، لیکن ابو گھر میں بہت پریشان ہے اور ابو کی بھی طبیعت خراب ہے، تم پلیز جلدی سے گھر آ جاؤ، میں اکیلے ابو کو نہیں سنبھال سکتی۔
ईमान कहती है अच्छा ठीक है आप परेशान ना हो, मैं फ़ौरन घर आती हूँ। ईमान ये तसल्ली देते हुए महक को कॉल बंद करती है और राहिम एकदम से हैरान होते हुए ईमान को देखता है और ईमान उसे बताती है कि राहिम, अम्मी महक भाभी की कॉल थी और अम्मी बहुत बुरे तरीके से जल गई हैं। शाविर और आयान भाई हॉस्पिटल गए हैं तो मुझे फ़ौरन घर निकलना होगा। राहिम ईमान से कहता है कि तुम छोड़ो, ऐसे ना जाओ, मैं तुम्हें साथ लेके जाता हूँ। तो ईमान कहते नहीं मैं चली जाऊँगी, तुम इधर ही रुको। और ईमान ऑफिस से निकल जाती है और राहिम पीछे अकेला बैठा सोच रहा होता है और परेशान होता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखते हैं कि ईमान के अम्मी अबू बैठे बातें कर रहे होते हैं और ईमान के अब्बू किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे होते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि शहनाज, हम मुस्कान के लिए हर चीज़ अच्छी कंपनी की लेंगे, अच्छी ब्रांड की लेंगे, चाहे वो फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन, हमने कोई चीज़ नहीं छोड़नी, कोई भी लोकल चीज़ नहीं लेनी। तो ईमान की अम्मी कहती है कि हाँ मेरे तो बहुत अरमान है, मेरी छोटी बेटी है, हम उसकी शादी बहुत अच्छे से करेंगे और मैं किसी चीज़ की कमी नहीं करूँगी और अभी जो चीज़ें रहती हैं तो हम इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। और अगर पैसों की कमी हो गई तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर पैसों की कमी हो गई तो हम उधार ले लेंगे और अगर खुशी के मौके पे उधार लिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उतर ही जाता है। और हम ईमान की, और जैसे हमने ईमान की शादी की थी तो उसकी अम्मी कहती है हाँ मुझे याद, ईमान की शादी हमने कैसे धूमधाम से की थी। तो उसके अब्बू कहते हैं हाँ मुस्कान मेरी छोटी बेटी है, हम मुस्कान की भी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और बहुत इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे करेंगे। मुस्कान को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे और जो भी देंगे अच्छी ब्रांड का देंगे। और इस पे ईमान की अम्मी कहती हैं कि हाँ मुझे याद है, और दूसरी बात है अगर मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और लेकिन आप परेशान ना हो, हमारे अखराजात भी बहुत बढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें आप पे बोझ बन गई हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान ना हो। वो दोनों मियाँ बीवी ऐसे बातें कर रहे होते हैं तो ईमान की कॉल आ जाती है और उसके अब्बू हंसते हुए कहते हैं कि देखो ईमान को याद किया तो ईमान की कॉल भी आ गई। और उसकी अम्मी कहती है कि हाँ जी जल्दी से कॉल रिसीव करें। और जब ईमान के अब्बू कॉल उठाते हैं तो ईमान कहती है कि अब्बू मैं घर जा रही हूँ, फुफ्फू बहुत बुरे तरीके से जल गई हैं गर्म पानी से, शाविर और आयान उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ तो आप भी जल्दी से घर पहुँच जाएं। तो ईमान के अब्बू परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्यों, क्या हुआ आपा को। तो वो ईमान कहती है कि अबू बस गर्म पानी था, किचन में थी और जल गई, तो खैर आप जल्दी से पहुँचें। तो ईमान के अब्बू कहते हैं जी बेटा मैं और तुम्हारी अम्मी अभी निकल रहे हैं और तुम भी घर पहुँचो। ईमान कहते हैं जी मैं पहुँच रही हूँ। और फ़ोन बंद हो जाता है तो ईमान की अम्मी पूछती है क्यों, क्या हुआ, अल्लाह खैर। तो ईमान के वो बताते हैं कि अंबर आपा बहुत बुरे तरीके से जल गई हैं, हमें अभी अंबर आपा के घर जाना होगा आसिफ भाई के पास। तो ईमान की अम्मी कहती हैं हाँ चले अल्लाह खैर करे, और वो जल्दी से उठ जाती हैं अंबर के घर जाने की तैयारी करने के लिए। नाजरीन, इसके बाद फिर आप देखते हैं कि आसिफ साहब मुसलसल बहुत परेशान होते हैं और वो मुसलसल कॉलें कर रहे होते हैं अपने दोनों बेटों को, और ना तो आयान कॉल उठा रहा होता है और ना ही शाविर। और वो कहता है ये देखो ना बेटा मैं कितना बेबस हूँ। महक से बोल रहे होते हैं कि मैं अंबर हॉस्पिटल में है, मैं घर बैठा हूँ, मुझे कोई क्यों वहाँ लेके नहीं जा रहा, खुदा के लिए उनको कॉल करो। तो महक कहती है अबू प्लीज़ आप ख़ुद को संभालें, मैं उनको कॉल करती हूँ, मैं देखती हूँ। तो आसिफ साहब मुसलसल परेशान होते हैं और रो रहे होते हैं, और इस दौरान वो कहते हैं वो बार बार कॉल कर रहे होते हैं और इस बार फिर वो शाविर को कॉल करते हैं, जो शाविर उनकी कॉल नहीं उठाता। और दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखते हैं कि शाविर और आयान हॉस्पिटल में बैठे होते हैं कि शाविर का मोबाइल बजता है, और मोबाइल बजता वो देखते हैं और कहते हैं कि आयान को बताता है कि अब्बू की कॉल आ रही है। आयान कहता है कि नहीं अभी अब्बू की कॉल ना उठाओ, क्योंकि जब तक अम्मी की हालत हमें पता नहीं चल जाती हम नहीं बताएंगे अब्बू को भी और किसी को भी नहीं, अम्मी का बताएंगे कि हम कौन से हॉस्पिटल में हैं। और आयान कहता है हाँ अबू परेशान होंगे लेकिन यहाँ आएंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं इसी वजह से उनको साथ लेके भी नहीं आया, तुम भी कॉल ना उठाओ। और शाविर अपने अबू की कॉल नहीं उठाता। और फिर आयान शाविर से कहता है कि अलमीर को बताया, तो शाविर कहता है नहीं इनफैक्ट मैंने किसी को नहीं बताया, इवन कि मैंने किसी को ये भी नहीं बताया कि हम कौन से हॉस्पिटल में आए हैं। तो कहता है कि मैं शाविर को अलमीर को कॉल कर देता हूँ, अम्मी का बता देता हूँ। और शाविर अलमीर को कॉल करने लगता है अम्मी का बताने के लिए। और फिर शाविर आयान से ये कहता है कि भाई मैं अम्मी के पास जाना चाहता हूँ, मैं उनके पास बैठना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया, अम्मी तो किसी के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती, फिर अम्मी को ये क्यों अल्लाह ताला ने सज़ा दी। तो आयान कहता है कि नहीं अलमीर हमारी अम्मी बहुत अच्छी थी, वो किसी के साथ गलत करने का सोच भी नहीं सकती थी, और ये अल्लाह की तरफ से सज़ा नहीं आजमाइश है, तुम ख़ुद को संभालो, ख़ुद को तसल्ली दो, अगर तुम और मैं ऐसे बिखर गए तो फिर बाकी घर वालों को कौन देखेगा, अलमीर छोटा है, तुम
देखो उसे और उसे कॉल करो, तो तुम परेशान ना हो, ख़ुद को संभालो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक होगा। और बस तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी अम्मी को जल्द अज जल्द सेहत याब कर दे। और दूसरी तरफ आसिफ साहब मुसलसल परेशान होते हैं कि मेरी कॉल कोई उठा क्यों नहीं रहा, और महक आसिफ साहब को तसल्ली दे रही होती है कि। और नाज़रीन दूसरी तरफ फिर आप देखते हैं कि मुस्कान के अम्मी अब्बू आसिफ साहब के घर बैठे होते हैं और आसिफ साहब से कह रहे होते हैं मुस्कान के अब्बू के, भाई साहब ये कैसे हुआ, मेरी आपा तो बहुत बहादुर थी, ये क्या हो गया। और साथ रो भी रहे होते हैं मुस्कान के अब्बू, और मुस्कान की अम्मी भी साथ बैठी बहुत परेशाान होती हैं। तो आसिफ साहब उनको बताते हैं कि बस कुछ समझ नहीं आई, मैं बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि अचानक चीख की आवाज़ आई और साथ दिचका गिरने की। और जब मैं चीख सुन के मैं और शाविर वहाँ पहुँचे किचन में, तो अंबर किचन में घिरी थी, पानी गिरा हुआ था और अंबर पास बेहोश थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, मेरा कॉल भी कोई नहीं उठा रहा है, मुझे कोई बताओ कि वो अंबर को कहाँ लेके गए हैं। और आसिफ साहब को जैसे सिकता आया हुआ था, वो बहुत परेशान थे और सिकते की हालत में थे। और उसके बाद फिर वो कहते हैं ईमान की मम्मा कहती हैं कि मेरी तो कल ही आपस से बात हुई थी मुस्कान की शादी को लेके, आपा तो बहुत ज़्यादा खुश थी, अचानक से क्या हो गया अल्लाह जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। और साथ अपने माथे पे हाथ मारती हैं। और आसिफ साहब भी बहुत परेशान होते हैं और रफ़ीक को बताते हैं कि मेरी तो कॉल ना आयान उठा रहा है और ना ही शाविर, मुझे कुछ पता नहीं। और तुम ऐसा करो, आयान को कॉल करो, तुम्हारी कॉल वो उठा लेगा। और हाथ जोड़ते हुए रफ़ीक से कहते हैं कि मेरी तुमसे गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरी मदद करो, मुझे अंबर के पास ले चलो। और रफ़ीक कहते हैं कि हाँ मैं आयान को कॉल करता हूँ, और अपना मोबाइल लेकर उठ के बाहर जाते हैं आयान को कॉल करने के लिए। और उसके बाद और आसिफ साहब मज़ीद इन लोगों को बताते हैं कि मेरे लाख कहने के बावजूद मुझे साथ लेके नहीं गए। मेरे बच्चे कहते हैं कि मेरी हालत बिगड़ जाएगी, और अभी ऐसे भी तो मेरी हालत बिगड़ ही रही है, मेरी मदद करो और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो रफ़ीक किसी भी तरह। और नाज़रीन इसके बाद फिर आप देखते हैं कि मानूर खड़ी होती है और उसकी माँ आती है और कहती है, मानूर ये बुढ़ा तो बहुत पागल हो गया है। मानूर की माँ आसिफ साहब के बारे में बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रही होती है और साथ मुसलसल अंबर को बद्दुआएं दे रही होती है। और कहती है कि मैं अभी सुन के आई हूँ अंबर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अच्छा है मर खप जाएगी, मनहूस मारी, ख़ुद तो हॉस्पिटल में पड़ी है, ना सुकून से खुद मरती है और ना हमें रहने देती है, और अच्छा है मर जाएगी। लेकिन ये बुढ़ा तो बिल्कुल पागल हो गया है, जैसे मुझे तो ऐसे लगता है ये नफसियाती मरीज़ हो जाए गा। जिसमें मानूर कहती है कि अम्मी अब्बू अंबर आंटी से बहुत मोहब्बत करते थे, और जिससे मोहब्बत की जाती है ना उसके लिए ऐसा हाल बनाया जाता है। और अब्बू बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अम्मी पे जान देते थे। और अम्मा खुदा के लिए तुम चुप कर जाओ। खैर उसकी अम्मी मुसलसल बद्दुआएं दे रही होती हैं और कहती हैं ना तो ये खुद मरता है और मरती है अंबर, और ना ही हमें घर का सुकून बर्बाद किया है, खुद हॉस्पिटल में पड़ी है फिर भी घर में ज़रा सुकून नहीं, बिना कोई ख़बर आती है मरने की, और कुछ ऐसी ख़बर अभी आए तो हमें भी कुछ तसल्ली हो। खैर हमें क्या, मैं तो कहती हूँ अभी भी वो मर जाए। ये सारी बातें मानूर की माँ जब कह रही होती है तो मानूर को गुस्सा आ रहा होता है और उसे बुरा लग रहा होता है, और मानूर के अंदर जैसे कुछ इंसानियत जाग जाती है। लेकिन उसकी माँ एक नंबर की ढीठ और बेगैरत लेडी कोई है कोई। वो मुसलसल अंबर को मरने की बदुआएं दे रही होती है और कहती है कि कितनी टेंशन है, घर का माहौल कितना ख़राब हुआ हुआ है, अंबर ने तो सबको परेशान करके रख दिया है, भाई जलना था जलती और मर जाती, और इसे देखो ज़रा पूरे घर का माहौल ख़राब कर दिया है, टेंशन में ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो मानूर फिर अपनी माँ को कहती है कि अम्मी खुदा के लिए चुप कर जाओ। और फिर उसकी अम्मी कहती है अच्छा है हमें क्या, हमारा कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि ये मर जाए और सब कुछ हमारे हाथ में आए और हमें इन लोगों को लूटने में आसानी हो। तो मानूर फिर माँ को टोक देती है, लेकिन उसकी माँ किसी बात पे बाज नहीं आती और मुसलसल अंबर को बद्दुआएं दे रही होती हैं और आसिफ साहब के बारे में बहुत बुरे और अजीब अल्फाज इस्तेमाल कर रही होती हैं, जिस पे मानूर उन्हें गुस्से से देखती है। मानूर को पता था कि टोकने पे भी अम्मी चुप होने वाली नहीं। और नाजरीन इसके बाद आप देखते हैं कि दूसरी तरफ फबीहा की अम्मी जब बेड से उठती हैं और कुछ थोड़ा मूव करती हैं तो वो चक्कर खा के गिरने लगती हैं कि फबीहा आती है और अम्मी को एकदम से पकड़ लेती है और कहती है कि अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो उसकी अम्मी कहती हैं कि हाँ बेटा परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन ना लो। तो फबीहा कहती है कि नहीं अम्मी बस मैं डैड को बुलाती हूँ और हम आपको अभी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, आप हमें क्यों ऐसे लारे दे रही हैं, आप हमारी बात को क्यों नहीं समझती, मैं डर रही हूँ कि जैसे वक्त हमारी मुट्ठी से निकल रहा है। तो उसकी अम्मी उसके हाथ पे हाथ रखती हैं और कहती हैं कि जब तक ये हाथ तुम्हारे हाथ पे है ना तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बहादुर बच्ची हो, मैं तुम्हारे चेहरे पे डर खौफ नहीं देख सकती, तुम मेरी हिम्मत वाली बच्ची हो फबीहा, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम अपने डैड को कॉल ना करो। फबीहा ज़िद करती है
अपने बाबा को कॉल करने की, और जिस पे उसकी अम्मी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, और उसकी अम्मी उसे मुसलसल मना कर रही होती है कि डैड को कॉल ना करो, लेकिन फिर भी फबीहा अपने बाबा को कॉल करने की ज़िद करती है। और उसकी अम्मी के मना करने पे वो कहती है अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो वो कहती हैं और आप इतनी बीमार हैं, आप हम पे ज़ाहिर नहीं करती, मुझे पता है कैंसर आपको अंदर अंदर खाए जा रहा है, लेकिन फिर भी आप हम पे ज़ाहिर नहीं कर रही, और आपके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून है, खामोशी है। तो वो कहती है कि बस बाज़ औक़ात खामोशी इंसान की हिम्मत होती है, ये खामोशी मेरी हिम्मत है फबीहा, और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और फबीहा के हाथों पे हाथ रखा होता है और फबीहा को तसल्ली दे रही होती हैं। तो फबीहा कहती है कि नहीं मम्मा मैं अब ऐसे नहीं रह सकती, आप ठीक नहीं हैं, मुझे लगता है वक्त मेरे हाथों से निकल रहा है। और फबीहा मुसलसल साथ रो भी रही होती है। और फबीहा की अम्मी फबीहा को बताती है देखो अपने डैड को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, आज मैंने वॉक ज़्यादा कर ली तो इस वजह से शायद वीकनेस है हो गई है और मुझे इसलिए चक्कर आ रहे होते हैं, मैं कह रही हूँ तुमसे कि मैं ठीक हो जाऊँगी। तो फबीहा अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी मुझे अच्छी तरह पता है आपको कैंसर अंदर अंदर से खाए जा रहा है और आप बिल्कुल चुप और खामोश हैं। तो उसकी अम्मी उसे तसल्ली देती हैं कि बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं। और जिस पे फबीहा उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं अगर डैड को नहीं तो बस मैं अलमीर को बुलाऊंगी और आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। उसकी अम्मी थक के चुप कर जाती हैं और फिर फबीहा कॉल मिलाती है अब अलमीर को। अलमीर फबीहा की कॉल नहीं उठा सकता और फबीहा मुसलसल अलमीर को कॉल मिला रही होती है और साथ कह रही होती है कि अलमीर प्लीज़ पिक अप द कॉल। दूसरी तरफ अलमीर फबीहा की कॉल बिल्कुल नहीं उठा सकता, वो अपने किसी काम में मसरूफ़